Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today our topic is color image processing. So before going into today's topic, we will summarize the previous lecture. So in the last lecture we were studying how the image registration works and what are the reasons that we need to study the image registration, and what are different match and mismatch or measures for matching different kind of registration. So we learn different approaches, and then after that we learned that if we use the cross correlation between two images, that is one of the way to have some similarities, but in that situation we will need to have normalized cross correlation similarity measures. And then after that we also learn some applications and see that we can use it in different locations. अगर हम image processing की बात करते हैं और उसमें हम देखते हैं color images या जो medical images हैं उसकी, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम मुख्तलिफ images को combine करें, तो हमें और ज़्यादा detail से चीज़ें जो हैं या objects जो हैं वो visible होती हैं. तो इस सिचुएशन में ज़रूरी है कि हम पहले रजिस्ट्रेशन करें इमेजेस की. जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद हम उसको फ्यूज़ करते हैं, आपस में इमेजेस को कंबाइन करते हैं. तो जब वो कंबाइन हो जाती हैं तो बहुत सारी जो डिटेल हैं वो विजिबल होती हैं, वो ऑब्जर्वेबल होती हैं, और हम उस इंफॉर्मेशन को आगे यूज़ कर सकते हैं. तो आज के टॉपिक जो है वो है कलर इमेज प्रोसेसिंग. हम देखेंगे कि कलर इमेज प्रोसेसिंग का क्या मतलब है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी. फिर उसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स के कौन कौन से कलर्स हैं जिसको हम कह सकते हैं कि प्राइमरी कलर्स हैं, और फिर हम उन प्राइमरी कलर्स से सेकेंडरी कलर्स की तरफ कैसे जाते हैं, हम उनकी कम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं. और फिर हम देखेंगे साथ में कुछ कलर की कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हम कलर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उन कलर्स को हम कैसे बना सकते हैं. और सेम इसी तरह हम देखेंगे कुछ डिफरेंट किस्म के डायग्राम्स के हमें जो ज़रूरत पड़ती है कलर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए. और साथ में हम कुछ मॉडल्स भी देखेंगे कि कलर्स के कितने मॉडल्स हैं जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं मॉनिटर्स के लिए या प्रिंटर्स के लिए, या अगर हम ख़ुद ह्यूमन जो हैं किस तरह कलर्स को परसीव करते हैं. तो इसके लिए हम डिफरेंट किस्म के मॉडल्स देखेंगे. तो उनमें से जो पहला मॉडल है वो है RGB कलर मॉडल. उसको आज कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें, और फिर और जो मॉडल हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और साथ में हम कुछ और डिटेल्स भी देखेंगे. तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को. So what are the color fundamentals? The human visual system can be distinguished hundred of thousand of different colors, shades and intensities, but only around 100 shades of gray. Therefore, in an image, a great deal of extra information may be contained in the colors, and this extra information can be used to simplify image analysis, that is object identification and extraction based on color. तो यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि हमें कलर इमेजेस की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी वजह यह है कि जब हम ग्रे स्केल या ग्रे शेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो मोर लेस ज़्यादा से ज़्यादा हम जा सकते हैं 100 लेवल्स पर, या डिपेंड करता है, लेकिन ये मोस्टली 100 लेवल्स तक हम जा सकते हैं कि डिफरेंट शेड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें. लेकिन अगर हम उसमें बहुत कम चेंजेस ला रहे हैं शेड के अंदर ग्रे स्केल में, तो वो ह्यूमन आई जो है उसको परसीव नहीं कर सकता. लेकिन अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो कलर्स में वो 1000 ऑफ शेड्स जो हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्लू कलर है, तो ये लाइट ब्लू कलर है, ये स्काई ब्लू कलर है. इस तरह बहुत सारे हम ब्लू के शेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेम इसी तरह हर एक कलर को और फिर कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो अब अगर हम ये काम कर सकते हैं, कलर्स की बेसिस पे हम बहुत सारे शेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो कि हम इंफॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं. तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि हमें कलर इमेज प्रोसेसिंग का पता हो, और हम उसको अगर यूज़ करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी.
When color is available, it gives much more information about an image than intensity alone. अब हम ग्रे स्केल में सिर्फ इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, मतलब ये कि ब्लैक से वाइट की तरफ जाते हैं और उसकी इंटेंसिटी चेंज कर रहे होते हैं, तो वहाँ सिर्फ इंटेंसिटी होती है। लेकिन जब कलर इमेजेस की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ इंटेंसिटी नहीं होगी, उनके आपस में कम्बिनेशंस होंगे और उसमें हमारे पास ब्राइटनेस और ह्यू और बहुत और चीज़ें हैं जो आगे हम देखेंगे, तो इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। कलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर रिकग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एन इमेज बोथ फॉर ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। अब अगर हमारे पास कलर है इमेज के अंदर तो हम ऑब्जेक्ट्स को बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ब्लू है तो सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करें, या अगर हमारे पास एक ट्री है जिसके अंदर एप्पल्स लगे हुए हैं तो अगर हम उन एप्पल्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और वो कलर इमेजेस हों तो वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि कहाँ पर वो एरियाज़ हैं जो रेड कलर के करीब हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एप्पल है। लेकिन अगर हम सेम इमेज लेते हैं ग्रे स्केल में तो वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर शेडोज़ हैं या कहाँ पर एप्पल शेप है, तो वो शेप्स की बेसिस पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। लेकिन कलर की बेस पे हम उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर हम उसका शेप भी देख सकते हैं, तो और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिकग्निशन जो है वो बहुत इजी हो जाती है ह्यूमन के लिए भी और मशीन के लिए भी। सो टाइप्स ऑफ कलर रेंडरिंग, हम जब कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कलर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, हम और भी डिटेल में देखेंगे, यहाँ सिंपल इंट्रोडक्शन है। An image is called a true color image when it is offers as a natural color rendition or when it comes close to it. तो जब भी हमारे पास ओरिजिनल कलर्स होंगे, जो नेचुरल कलर्स हैं, उनको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये ट्रू कलर्स हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि वो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइट्स की फॉर्म में। दिस मीन्स दैट द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट in an image appears to a human observer the same way as if this observer were to directly view the object. वो जो कलर्स हैं वो जिस तरह रिप्रेजेंट किए गए होते हैं तो वो बिल्कुल उसी तरह होते हैं जिस तरह एक ऑब्जर्वर उसको व्यू कर सकता है, तो हम कहते हैं कि ये ट्रू कलर्स हैं। मतलब ये हुआ कि जब हम किसी इमेज को लेते हैं तो वो इमेज में हम कलर्स के कितने शेड्स रख रहे हैं, तो अगर हम उतने ही शेड्स रख रहे हैं जो कि एक ह्यूमन ऑब्जर्वर के लिए विजिबल है तो हम उसको कहेंगे कि ये ट्रू कलर्स हैं। अ ग्रीन ट्री अपीयर्स ग्रीन इन द इमेज, रेड एप्पल रेड, ब्लू स्काई ब्लू एंड सो ऑन। तो जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं और उसके डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं, तो इसी तरह हम उसको एग्जैक्टली उसी तरह रिप्रेजेंट करें तो हम ये कहेंगे कि ये ट्रू कलर्स हैं। सो फिर हमारे पास दूसरा टाइप ये हो सकती है कि हम फॉल्स कलर इमेजेस रिप्रेजेंट करें। फॉल्स कलर इमेजेस कैसे होंगी? sacrifices natural color rendition in order to ease the detection of features that are not readily describable otherwise. For example, the use of near infrared for detection of वेजिटेशन इन सैटेलाइट इमेजेस। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं फॉल्स कलर्स में कि हम ओरिजिनल कलर्स नहीं दिखाते और हम वो वाले कलर्स दिखाते हैं जो कि इजीली हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हो। मतलब ये कि हम वो कलर्स को चेंज कर देते हैं ताकि कुछ ख़ास फीचर्स जो हैं वो हमें नज़र आएँ और बाकी जिसके साथ हमारा इंटरेस्ट नहीं है वो हमें नज़र ना आए। तो वो उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि अगर हम सैटेलाइट इमेज लेते हैं और हम उसमें ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पर वेजिटेबल्स हैं या ग्रीनरी है, तो उस ग्रीन एरियाज को हम डिफरेंट कलर दें तो वो इजीली विजिबल होगा, क्योंकि ग्रीन एरिया के बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं। तो हम उन सारे शेड्स को कंबाइन कर लेते हैं एक कलर के अंदर, तो वो हमें इजीली विजिबल होता है। तो हम क्योंकि ओरिजिनल कलर नहीं दिखा रहे होते हैं तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये फॉल्स कलर इमेजिंग है। उसकी एग्जांपल क्या है? अगर तो ट्रू कलर्स हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सैटेलाइट इमेज हम ले रहे हैं और वो सैटेलाइट इमेज जो है वो शो करा रहे हैं कि कहाँ पर वेजिटेशंस हैं, तो वो बिल्कुल इजीली
हम ओरिजिनल कलर्स में दिखा रहे हैं। लेकिन जब हम चाहते ये हैं कि हम इन कलर्स को रिफ्लेक्ट करें फॉल्स कलर्स की सिचुएशन में, तो हम करते क्या है कि डिफरेंट रेंजेस लेते हैं या डिफरेंट किस्म के कलर्स लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नियर इंफ्रारेड कलर ले रहे हैं। मतलब ये कि रेड से ऊपर के जो कलर्स हैं हम वो ले रहे होते हैं, हम उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी वेजिटेशंस हैं हम उनको रेड कलर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इससे जो डिटेल है हमारे पास काफ़ी इजीली विजिबल है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें ये वाली लाइन जो यहाँ पर वाटर ट्रैक है ये विजिबल नहीं है, लेकिन जब हम इंफ्रारेड में देखते हैं तो वो बहुत इजीली क्लियरली विजिबल नज़र आ रहा है हमें। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ इस लाइन को देखें कि इसके जो सब पार्ट्स हैं जो कि आ रहे हैं इस मेन चैनल के अंदर, तो वो भी हमें विजिबल नहीं है ओरिजिनल ट्रू कलर्स इमेजेस में। लेकिन जब हम नियर इंफ्रारेड कलर लेते हैं तो उसमें हमारे पास ये सारी डिटेल्स जो हैं वो बहुत क्लियरली विजिबल है, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, हम ओरिजिनल कलर्स नहीं लेते और हम जो ट्रू कलर्स हैं जो हमें विजिबल हैं हम उसके बाहर वाले कलर्स ले लेते हैं, हम उससे एक्स्ट्रा कलर्स ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद जो थर्ड टाइप आ जाती है वो है सूडो कलर इमेजेस। It is derived from a grayscale image by mapping each intensity value to a color according to a table or function. Pseudo color is typically used when a single channel of data is available, that is temperature, elevation or soil or any other kind of different compositions. In contrast to false color which is commonly used to display 3 channels of data. अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ग्रे स्केल इमेज हम ले रहे हैं और उस ग्रे स्केल इमेज को हम कलर असाइन कर रहे हैं। तो जब हम इसको कलर असाइन करेंगे तो हर लेवल को हम डिफाइन कर सकते हैं, और वो लेवल जब हम डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास एक सिंपल सा टेबल बन जाएगा, और उस टेबल की बेसिस पे हम उसको कलर असाइन कर सकते हैं कि अगर ग्रे लेवल 0 से लेकर 5 तक है तो इस 0 से 5 के दरमियान कौन से वैल्यूज़ होने चाहिए, उसको कौन सा कलर हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसको रेड देते हैं। फिर 5 से लेकर 10 के दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ग्रे लेवल आ रहे हैं, हम उसको कौन सा कलर दें, हम उसको ग्रीन दे देते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट किस्म के टेबल्स बना सकते हैं, कलर्स के लेवल्स हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, और ये टेबल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि एक स्टैंडर्ड्स हैं। तो अब हम ये कलर क्यों दे रहे हैं इसको, क्योंकि जो इमेज है वो एक ख़ास चैनल के थ्रू आ रहा है। मतलब वो सिर्फ एक ग्रे जो शेड्स हैं उनको डिफ़ाइन कर रहा है, लेकिन जब हम उसको कलर्स दे देते हैं तो वो बहुत इजीली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। डिफरेंट शेड्स को हम डिफरेंट कलर्स दे दें तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास वहाँ पर अवेलेबल होती है। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ यूज़ ऑफ सूडो कलर इज़ thermal image, where the infrared camera features only one spectral band and shows their grayscale image in pseudo color. जब हम फॉल्स कलर की बात करते हैं तो फॉल्स कलर में हम 3 चैनल्स ले रहे होते हैं, लेकिन जब हम ग्रे स्केल या सूडो कलर की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास सिंपल एक जो चैनल है उसके थ्रू हम कलर लेते हैं, वो है ग्रे स्केल। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस हो गया। अब अगर हम सिंपल इसको विजुलाइज करना चाहते हैं कि कैसे होगा, तो ये हमारे पास मून विद हेमिस्फेरिक टेंट्स ऑफ रेड फॉर द हाईएस्ट पॉइंट एंड पर्पल फॉर द लोएस्ट। अब हम करते ये हैं कि जो डिफरेंट पॉइंट्स है ग्रे लेवल के उसको हम डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। तो यहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है ग्रे स्केल की इमेज से। अगर ये ग्रे स्केल होगा तो हमें ये जो शेड्स हैं ये ज़्यादातर विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम है जो ब्लू को अगर हम देखते हैं। तो इस वजह से अगर हम इनको कलर असाइन कर दें तो वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ये डिस्कस किया था कि हम कलर्स को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन ग्रे स्केल के जो लेवल्स हैं उनको इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अगर उसमें बहुत माइनर चेंजेस हैं।
तो ये अब हमारे पास सूडो कलर आ गए। तो 3 बेसिक हमारे पास मेथड्स हो सकते हैं, एक ट्रू कलर्स हो सकते हैं, फिर हमारे पास फॉल्स कलर्स हो सकते हैं और फिर सूडो कलर्स हो सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर ये सिंपल हमारे पास MRI इमेज है नी का, तो अगर हम उसको ग्रे स्केल में देखते हैं तो सिंपली वो कुछ इस तरह विजिबल होगा, लेकिन जब हम उसको कलर में कन्वर्ट करेंगे, सूडो कलर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो ग्रे लेवल हैं डिफरेंट, हम उनको डिफरेंट कलर असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि ग्रे में अवेलेबल नहीं है या विजिबल नहीं है, वो इधर हमारे पास इस वजह से अवेलेबल है कि मशीन के थ्रू हम लेवल्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो जब हम वो कर लेते हैं तो फिर क्योंकि हमने टेबल में ऑलरेडी डिफाइन किया होता है कि हमने कौन सा कलर देना है किस लेवल को, तो वो असाइन हो जाते हैं। तो मशीन के थ्रू हम उसको बहुत इजीली कलर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि एक्चुअली कलर इमेजेस जो हैं या कलर जो हमें विजिबल होता है ये कैसे होता है, इसके जो बेसिक अप्रोच है वो किस तरह है। तो आपको पता होगा कि न्यूटन ने 1666 में इसको आइडेंटिफाई किया था। अब हम ये बात करते हैं कि अगर कलर्स जो हैं वो विजिबल होते हैं तो वो किस तरह विजिबल होते हैं, हमें किस तरह कलर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो हमारे पास जो बेसिक मेथड था वो न्यूटन ने 1666 में आइडेंटिफाई किया था कि अगर हम एक ऑप्टिकल प्रिज्म लेते हैं तो उस ऑप्टिकल प्रिज्म के थ्रू हम कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से कलर्स हैं। तो उसमें बेसिकली क्या था कि अगर हम ये वाइट लाइट लेते हैं जो सिंपल विजिबल नहीं होती, वो वाली लाइट, अगर हम उसको एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो प्रिज्म से वाइट लाइट नहीं वो गुजरेगी, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स में। ठीक है, तो वो स्पेक्ट्रम ऑफ कलर जो स्टार्ट होता है वो वायलेट के करीब, जो वायलेट कलर है, जो डार्क कलर है वहाँ से, और वो जाएगा रेड पर, रेड का जो मोस्ट पीक रेड कलर है उस पे चला जाता है, और बाकी सारे जो कलर्स हैं वो इसके दरमियान में आ रहे होते हैं। तो ये जो वाइट कलर है ये कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट कलर्स के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम वाइट कलर देख रहे होते हैं वो एक्चुअली वाइट नहीं होता, उसमें सारे कलर्स के शेड्स होते हैं। और ह्यूमन फिर उसको कैसे परसीव करता है, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ख़ास किस्म के कलर को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ कलर को वो एब्जॉर्ब नहीं करते, वो उसको रिपेल करते हैं। तो जब वो रिपेल होते हैं तो हम उसको देख सकते हैं। सो द कलर स्पेक्ट्रम सीन बाय अ पासिंग वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हाउ डू वी परसीव कलर? अब बात ये है कि ये तो वाइट लाइट है जो कि कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसको प्रिज्म से गुजारते हैं। तो अगर ये है इसी तरह ही है तो हम इसको फिर विजुलाइज कैसे करते हैं, हम उसको कैसे देख सकते हैं? वी सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ सर्टेन सोर्स ऑफ लाइट। द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट रीचेज our eyes and then only we can see the object। अब हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, और जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो आइज़ के लिए आ जाती है और आइज़ के रेटिना पे वो रिफ्लेक्ट होता है और वो जाकर ब्रेन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि ये एक्चुअली क्या चीज़ है, या इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये बेसिकली लाइट की बेसिस पर ही है सारा काम। सिमिलरली वी कैन परसीव द कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लाइट विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट सरफेस। अब हम कलर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि वाइट लाइट हमने देखा कि इसमें मल्टीपल कलर्स हैं, तो जब वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिप्लॉय होता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, तो वो उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे कलर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो कलर एब्जॉर्ब नहीं होता वो रिफ्लेक्ट होगा, और जो कलर रिफ्लेक्ट होगा हमें उस ऑब्जेक्ट का वही कलर नजर आएगा। द नेचर ऑफ द लाइट थ्रू द स्पेक्ट्रम इन द विजिबल रेंज गिव्स डिफरेंट कलर्स, सो वी आर एबल टू ऑब्जर्व इट। और हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है उससे हम मुख्तलिफ किस्म के कलर्स
ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो वो प्रिज्म बना इस एंगल से है कि वो उन कलर्स को डिस्टिंग्विश, उनको सेपरेट कर लेता है। द एक्चुअल कलर perceived by human on the object depends on both the color of the illumination and the reflectivity of the object as well as the sensitivity of human perception। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसकी बेसिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वो कलर की बेसिस पर हो सकता है, फिर उसके बाद इल्यूमिनेशन की बेसिस पे हो सकता है कि उसके ऊपर जो कलर की इल्यूमिनेशन है वो किस तरह है, कितनी है, ठीक है। वो कलर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ब्लू है तो वो कितना ब्लू है, वो लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, तो इस वजह से वो कलर की इल्यूमिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो उस पर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो लाइट का जो सोर्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना उसको इल्यूमिनेट कर रहा है, उसको उसकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी हो रही है। और थर्ड, ह्यूमन सेंसिटिविटी, जो ह्यूमन है वो उन कलर्स को कैसे परसीव कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको कुछ कलर्स नज़र नहीं आ रहे होते, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कलर एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो ह्यूमन परसेप्शन है वो उसकी सेंसिटिविटी कम है और वो उसको विजुलाइज नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट्स अपेयर टू बी डिफरेंट कलर्स बिकॉज दे absorb and reflect different colors of light. A blue object, for example, reflect blue light while absorb other colors. तो ये हमने ऑलरेडी देखा कि अगर कोई चीज़ ब्लू है या रेड है तो वो रेड इस वजह से है कि वो उस रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सारे कलर्स जो कि वाइट लाइट के अंदर होते हैं वो उसमें एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें वो वाला कलर जो है वो विजिबल होता है। Gray objects or gray images reflect and absorb all frequencies of light about equally, so they do not appear colored. अब अगर कोई चीज़ ग्रे है तो वो ग्रे क्यों है, क्योंकि उसमें सारे जो कलर्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इस वजह से वो किसी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो हमें सिर्फ वो एक शेड नज़र आता है वाइट का, ब्लैक से वाइट की तरफ। Now the physical background for the colors that we need to know that visible light, a narrow band of electromagnetic radiation। अब हमें ये पता है कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी बहुत ज़्यादा रेंज है, उसमें रेडियो वेव्स हैं, उसमें माइक्रोवेव्स हैं, उसमें थर्मल इंफ्रारेड रेंज है और बहुत सारे डिफरेंट है, एक्सरे भी है, अल्ट्रा वायलेट और बहुत सारे डिफरेंट रेंजेस हमारे पास आते हैं। लेकिन जो विजिबल रेंज है वो बहुत ज़्यादा कम है और वो स्टार्ट होता है यहाँ से, अगर हम देखें 388 नैनोमीटर जो ब्लू है और रेड जो उसका फाइनल है 780 नैनोमीटर जो रेड है। तो ये हमारे पास जो लाइट है वो ये ओनली विजिबल लाइट है और ये विजिबल लाइट नॉर्मली वाइट कलर में है। द वेवलेंथ ईच फिजिकली distant color correspond to at least one wavelength in this band। तो हमारे पास जो भी टोटल बैंड आ रही है फिजिकली हम उसको वो करस्पॉन्ड करता है किसी एक खास वेवलेंथ के लिए, उसका एक खास वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो उस वेवलेंथ से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कलर है। प्योर कलर्स मोनोक्रोनिक कलर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। और हमारे पास प्योर कलर हम कह सकते हैं कि प्योर कलर एग्जिस्ट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि जब हम यहाँ पर कलर्स की बात कर रहे हैं तो आप अगर देखें इसको तो ये एक शेड्स है, ये कोई लाइन उसके दरमियान नहीं है कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसके आगे दूसरा कलर स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये कि अगर ये येलो है तो ये येलो मिक्स हो रहा है लाइट ग्रीन के साथ जिसके एक शेड बन रहा है। तो हम वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये एक प्योर कलर जो है ये एग्जैक्टली यहाँ से डिफरेंशिएशन उसकी शुरू हो जाती है। इस तरह हो सकता है कि उसका जो शेड है वो मैक्सिमम तक पहुँच जाए अगर येलो कलर है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि इसमें कोई और कलर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो शेड्स हैं मल्टीपल कलर्स के। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो प्योर कलर हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। प्रॉब्लम विद processing color images
क्या हो सकते हैं हमारे पास? अगर अब हमने ये तो देख लिया कि कलर इमेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ सकता है? व्हेन प्रोसेसिंग कलर इमेजेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम हैव टू बी डेल्ट विद। हम करते क्या हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम हमने लिया है, द कलर रिकॉर्डेड बाय अ कैमरा आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द लाइटनिंग कंडीशन। अब हमने ये देखा कि जो लाइट है वो डिपेंड करता है कि आपके कलर्स क्या होंगे। तो अब अगर लाइट का जो सोर्स है वो डिफरेंट है तो हमारे पास कलर भी डिफरेंट आ रहे होंगे। तो जब हम इमेजेस लेते हैं तो वो टोटली डिपेंड करता है लाइट कंडीशंस के ऊपर। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि ये एक इमेज है जो कि फ्लश के साथ लिया गया है, जिस पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसमें वाइट लाइट ज़्यादा है, इस वजह से हम उसमें बहुत सारी चीज़ें विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेम इमेज लेते हैं और उस सिचुएशन में हम जो है टंगस्टन लाइट लेते हैं जो कि नॉर्मली सनलाइट की तरह होता है, जो थोड़ा सा येलोइश कलर है, तो अगर हम उस कलर में लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके कलर कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये येलो नज़र आ रहा है, लेकिन अगर फ्लैश लाइट के साथ हम देखें तो वो हमारे पास वाइट नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी ये येलो नज़र आ रहे हैं, हालांकि इसके कलर डिफरेंट हैं। तो हम टोटली डिपेंडेंट हैं लाइट के ऊपर। अगर लाइट चेंज हो रही है तो हमारे पास जो इमेजेस हैं वो भी चेंजेस उसमें आ रही हैं। तो जब उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो हम डिस्टिंग्विश जब करेंगे, अगर यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कलर की बेसिस पे, तो इस सिचुएशन में कुछ और ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश होंगे या रिकॉग्नाइज होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ और। अगर हम यहाँ पर येलो ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा येलो कलर्स की बेसिस पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर करेंगे तो बहुत कम ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि डिस्टिंग्विश हो सकेंगे। नाउ द फॉलोइंग 4 images of the same scene were acquired under different lighting condition. So here we can see that if we make some changes in the light, not the color of the light but the intensity of the light, then we have different shades of the color. अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो इसका जो साया आ रहा है हमारे पास, शेडोज जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इस इमेज को देखें तो हमारे पास शेडो डिफरेंट आ रहे हैं क्योंकि जो लाइट है वो डिफरेंट है। सेम इसी तरह अगर हम उसमें कुछ और चेंजेस लाते हैं, हम उसको और ब्राइट कर लेते हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो इमेजेस के जो शेड्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। सेम इमेज है लेकिन हमने दोबारा यहाँ पर जो चेंजेस की हैं लाइट में, तो उसकी बेसिस पे हम कुछ और डिटेल्स देख रहे हैं जो कि इन इमेजेस में विजिबल नहीं है लेकिन यहाँ पर विजिबल हैं। इस वजह से जब भी हम लाइटनिंग कंडीशन चेंज करेंगे तो हमारे पास इमेजेस डिफरेंट आएंगे। नाउ व्हाट, अब हमने ये तो देख लिया कि लाइट की वजह से हमारे पास इमेजेस में चेंजेस आती हैं, तो वो चेंजेस किस तरह आती हैं, किन बेसिस पर आ रही हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइट क्या होगी? रेडियंस। रेडियंस is the total amount of energy which comes out of the light source and it is measured in form of a unit of watts. तो अब हम देखते हैं कि लाइट की हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, रेडियंस, लुमिनेंस एंड ब्राइटनेस। तो रेडियंस क्या होगा? वो होगा वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कम्स आउट ऑफ द लाइट सोर्स। तो जो लाइट है उससे कितनी एनर्जी वहाँ से डिस्पर्स हो रही है, वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रही है, तो उसको हम वॉट्स की फॉर्म में मेजर करते हैं। अगर हमारे पास लाइट होते हैं, बल्ब जो होते हैं टंगस्टन लाइट या और डिफरेंट किस्म के, तो हम उसके ऊपर वॉट्स इस वजह से होते हैं कि वो वॉट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, वो कितना सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो उसमें कंज्यूम हो रहा है, तो वो उस सोर्स ऑफ एनर्जी से वो कन्वर्ट हो रहा है लाइट में, तो वहाँ से कितनी लाइट जो है वो इल्यूमिनेट हो रही है, वो जनरेट हो रही है।
So again, then we have another one parameter of light quality. Luminance is the amount of energy that is perceived by an observer. Luminance measure in unit of lumens. अब अगर एक ऑब्जर्वर है वो कितने लाइट की जो अमाउंट है वो उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, कितने लाइट को वो ऑब्जर्व कर सकता है, तो हम उसको ल्यूमिनेंस में लेते हैं। ठीक है, तो ये सोर्स के ऊपर डिपेंड हो गया और ये जो है परसीव ऑन ऑब्जर्वर्स, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर्स। फिर उसके बाद आ जाएगा ब्राइटनेस। इट इज़ एक्चुअली अ सब्जेक्टिव मेजर एंड it is practically not possible to measure the amount of brightness. ब्राइटनेस जो है हम उसको मेजर नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि ये सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों के लिए एक इमेज जो है वो ब्राइट नज़र आएगा, लेकिन कुछ और लोगों के लिए वो ब्राइट नहीं होगा, वो डार्क होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटली वेरिएंट है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर या आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ब्राइट करना चाह रहे हैं, कितना उसको लाइट करना चाह रहे हैं या उसको डार्क करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से क्वालिटी ऑफ लाइट जो है वो इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। डीलिंग विद लाइटनिंग चेंजेस, knowing just the RGB value is not enough to know everything about the images. अब क्योंकि हमने इससे पहले RGB को डिस्कस नहीं किया, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि RGB हमारे पास क्या है, लेकिन जब हम लाइटनिंग की चेंजेस के साथ डील करेंगे तो वो लाइटनिंग टोटली डिपेंड नहीं करता कलर्स के ऊपर कि कलर्स आपने क्या लिए हुए हैं। हमारे पास वो डिपेंड करता है जो लाइट के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर। फॉर साइंटिफिक वर्क द कैमरा एंड लाइटनिंग शुड बी कैलिब्रेटेड। अब जब हम कोई भी साइंटिफिक काम करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कैमरा और लाइट को कैलिब्रेट करें। मतलब ये कि हम उसको एक स्टैंडर्ड्स में ले आएँ ताकि उस स्टैंडर्ड की बेसिस पे जब हम साइंटिफिक काम करें तो वो प्रूवेबल हो कि कंडीशंस क्या आती है, लाइट की कंडीशन क्या थी और हमारे पास जो कैमरा की कंडीशन थी वो क्या थी, जिसकी बेसिस पर ये इमेजिंग ली गई है। तो इस वजह से कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है। फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन दिस इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज। एल्गोरिथम एग्जिस्ट फॉर एस्टिमेटिंग द इल्यूमिनेशन कलर। हमारे पास डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम्स हैं जो कि कलर इल्यूमिनेशन के लिए यूज़ होते हैं मल्टीमीडिया के लिए। अब हम बात करते हैं RGB कलर की कि जो कलर्स हैं वो उनमें प्राइमरी कलर्स कौन से हो सकते हैं और सेकेंडरी कलर्स कौन से हो सकते हैं। कलर इज सीन बाय द आई यूजिंग 3 काइंड्स ऑफ कॉन सेल्स, ईच सेंसिटिव प्राइमरी टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू, though there is a significant overlap. We refer to the red, green and blue as the primary color and denoted to a set as RGB. तो हम प्राइमरी कलर्स वो लेंगे जो कि हमारे आई जो है, जो कौन है, जिस आई के अंदर जो कौन बने हुए हैं जो कि परसीव कर सकते हैं उसको, तो वो RGB के बेसिस पे करते हैं। और वो RGB क्या है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली कैपिटल RGB के साथ। तो ये हमारे पास सिंपली उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। सो व्हाई डू वी चूज दीज 3 कलर्स to be the primary color? The reason is something like this, that actually there are some cone cells in the eyes which is responsible for the color sensation. So there are around 6 to 7 million cone cells which are responsible for the color sensation. Now out of these 6 to 7 million cells, around 65% of cone cells, they are sensitive to red color, and then 33% cone cells are sensitive to the green color, and 2% of cone cells they can sense the blue light color. So because of the presence of these 3 different cone cells in our eyes which sense red, green and blue, these 3 color components, so that's why we consider the RGB color. Now as per
IE standards, which is International Commission of Illumination, they have the basic standards of wavelength for the red, green and blue. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ICE है वह उसने हमारे पास बेसिक सिंपल कलर्स की जो रेंज हैं, वेवलेंथ की रेंज हैं, उनको डिफाइन किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो रेड कलर है वो स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 700 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर के दरमियान में। और इसी तरह हमारे पास जो ग्रीन कलर है वो स्टार्ट होता है मोर लेस 450 से स्टार्ट होता है और वो आता है हमारे पास जो ग्रीन है 540 ऑलमोस्ट इन 670 की रेंज में आ रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के रेंजेस हैं जो ऑलरेडी डिफाइन है, और जो पैरामीटर्स हैं उसके तो वो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है और इसमें ओवरलैप भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो हमारे पास जो विजिबल लाइट्स हैं वो कुछ डिफरेंट हैं जो हम एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ब्लू जो कलर है वो है 445 की रेंज में, नैनोमीटर की रेंज में, और वो स्टार्ट होता है 400 और समथिंग से 550 तक। सेम इसी तरह जो ग्रीन है वो 535 नैनोमीटर तक जाता है और इसी तरह जो रेड कलर है वो 575 नैनोमीटर तक जाता है। अब हम फंडामेंटल्स ऑफ कलर्स देखते हैं कि अगर हमारे पास कलर्स हैं और हम उससे सेकेंडरी कलर्स कैसे बना सकते हैं। तो प्राइमरी कलर्स जो हैं वो हमारे पास RGB हैं। अब अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी कलर्स आते हैं। सेकेंडरी कलर्स मेजेंटा जो आ रहा है कलर, तो वो रेड और ब्लू की कम्बिनेशन से आ रहा है। अगर हम इस रेड को और ब्लू को कंबाइन करें तो हमारे पास सिंपल मेजेंटा कलर आ रहा है। और सेम इसी तरह अगर हम येलो देखते हैं तो वो रेड और ग्रीन की कम्बिनेशन से आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो हमारे पास वाइट कलर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिफरेंट किस्म के कलर्स को जब कंबाइन करते हैं तो उससे हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी कलर है। व्हेन इट कम्स टू द pigments, the primary color of the pigment is defined as an wavelength which is absorbed by the pigment and it is reflected the other two wavelengths. So the primary color of the light should be the opposite the position of the primary color of pigment. अब अगर हम सेकेंड इमेज को देखें तो यहाँ पर हमारे पास येलो कलर है और हम येलो को मेजेंटा के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास रेड कलर आ जाएगा। और सेम इसी तरह अगर हम इसको ग्रीन के साथ मिक्स करेंगे तो सेम ग्रीन आएगा। यहाँ पर यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं जो कि विजिबल नहीं है। तो डिफरेंट किस्म के कलर्स जो हैं अगर हम उनको कंबाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ इन कलर्स को कंबाइन करने से डिफरेंट किस्म के प्राइमरी कलर्स को कंबाइन करने से सेकेंडरी कलर्स बन गए। अब इन सेकेंडरी कलर्स को हम अगर आगे दोबारा कंबाइन करेंगे तो इससे कुछ और कलर्स आ जाएंगे। तो इस वजह से ये जो कम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट कलर्स हैं हम इससे मल्टीपल कलर्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ ये विजिबल नहीं है क्योंकि इसमें एरर आ गया है, तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर आ रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी डिफरेंट कलर आ रहे हैं। बट व्हेन वी perceive color we do not really think about how much of the red component, blue component and green component they are in particular image. But the way we try to distinguish the color is based on the characteristics which are called brightness, hue and saturation. अब हम अगर कलर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, ह्यूमंस जिस तरह करते हैं, तो वो इस बेसिस पे नहीं करते कि इसके अंदर अगर हम इस बात यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कितना येलो ऐड हुआ और कितना इसमें मेजेंटा कलर ऐड हुआ है जिससे रेड कलर जनरेट हो सकता है। तो
हम इन चीज़ों को नहीं देखते, बल्कि जो हमारे आई है, जो आईज का मैकेनिज्म है, वो सिंपली ब्राइटनेस ह्यू और सैचुरेशन की बेस पर होता है। अब वो एक्चुअली क्या है? ब्राइटनेस क्रोनोमिक नोटेशन ऑफ इंटेंसिटी। हमने ऑलरेडी देखा कि ब्राइटनेस जो है हम इसको क्लियरली जो क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ये टोटली डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट या उसके ऑब्जर्वर के ऊपर। तो ये एक पैरामीटर है कि एक चीज़ ब्राइट कितनी है। हु क्या है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड दैट द dominant wavelength in the mixture of color. So when you look at the secondary color, which is a mixture of different primary color, there will be one wavelength which is dominant wavelength, and the overall sensation of that particular secondary color will be determined by the dominant wavelength. अब क्योंकि हम मल्टीपल कलर्स को कंबाइन करते हैं, तो उस मल्टीपल कलर्स में कौन सा कलर है जो कि डोमिनेंट है, तो वो हमारे लिए जो वैल्यू है उसकी, वो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हु के साथ के ये जो कलर की सेंसेशन है इसके थ्रू डिस्टिंग्विश हो सकती है। उसके बाद है सैचुरेशन। Whenever we talk about the particular color red, there may be various shades of red. So the saturation indicates the purity of that particular color, or in other words, what is the amount of light which has been mixed to that particular color to make it as a diluted one. अब saturation का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक कलर को ऐड कर रहे हैं तो वो कलर कितना प्योर है, उसमें कितने बाकी कलर्स हैं जो ऐड नहीं हुए, या उसमें कितने वाइटनेस का लेवल जो है वो कहाँ तक है। तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास उसके सैचुरेशन की वैल्यू है। वी नॉर्मली परसीव द कलर इन फॉर्म ऑफ hue, saturation and brightness, but in hardware it is represented as a red, green and blue. जब हम उसको ह्यूमंस जो हैं वो कलर को परसीव करते हैं तो वो इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर करते हैं, लेकिन जब हम उसको मशीन में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें हमारे पास रेड RGB का होना ज़रूरी है। अब RGB में हम और डिटेल में जाते हैं कि वो किस तरह काम करेगा। द अमाउंट ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू नीड to form an particular color are called tri-stimulus values. जब हम इन 3 वैल्यूज को कंबाइन करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये tri-stimulus values हैं, और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y और z के साथ। These represent 3-dimensional coordinate of any particular color. अब ये 3 डायमेंशन की बेसिस पर हम कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द ट्राइस्टिमुलस वैल्यूज कैन बी नॉर्मलाइज्ड टू गिव क्रोनोमेटिक कोफिशिएंट x रेड, y ग्रीन एंड z फॉर ब्लू कलर। तो जब हमें क्रोनोमेटिक कोफिशिएंट चाहिए होगा तो उसके लिए कोफिशिएंट वैल्यूज चाहिए होंगी, तो हम इस x को रिप्रेजेंट करते हैं रेड के साथ, y को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन के साथ, और z को रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू के साथ। नोट दैट बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1। हम इन तीनों को जब कंबाइन करते हैं तो 1 के इक्वल होगा, ताकि जो तीनों x, y और z की वैल्यूज हैं वो नॉर्मलाइज हों। अब अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सिंपली x को कि x की वैल्यूज क्या होंगी, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x प्लस y प्लस z। सेम इसी तरह अगर हम y को रिप्रेजेंट करते हैं तो y की वैल्यूज होंगी y डिवाइडेड बाय x प्लस y प्लस z, और सेम इसी तरह z की वैल्यूज होंगी इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय x प्लस y प्लस z. If the wavelength of the pure color are plotted in these coordinate and the mixture of these wavelengths are plotted inside the pure color, the result is known as CIE,
chromosity diagram. In the chromosity diagram, white light is defined as the mixture of equal amount of all wavelengths of visible light. अब हम इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हमारे पास जो वाइट लाइट है वो इन सब कलर्स की कम्बिनेशन की बेसिस पर हम उसको डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल डायग्राम है जिसको CIE डायग्राम कहते हैं और इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस में जो रेड कलर्स हैं वो आ रहे हैं और वाई एक्सिस में हमारे पास ग्रीन कलर्स आ रहे हैं। तो क्योंकि हम 2 डायमेंशनल में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो z के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं z इज इक्वल टू 1 - x + y। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा कि हम इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, इस वजह से x + y + z इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि z की वैल्यू जो है वो क्या होंगी। तो x और y के डायग्राम की सिचुएशन में हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि इनके जो बाउंड्रीज हैं तो इस पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम के कलर्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली ये वाले कलर्स हैं जो कि इस बाउंड्री पर आ रहे हैं और इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्योर कलर्स हैं। ये वो वाले कलर्स हैं जो कि एक स्पेक्ट्रम के थ्रू विजिबल होते हैं। और जब हम इनसे अंदर की तरफ जाते हैं, कोई भी वैल्यूज़ लेते हैं तो वो उसमें डिफरेंट किस्म के शेड्स आएंगे और वो उनकी कम्बिनेशंस से डिफरेंट किस्म के कलर्स बनेंगे। तो जब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारी एनर्जी इक्वल है। मतलब ये कि R की वैल्यू, G की वैल्यू और V की वैल्यू जो है वो सारे के सारे यहाँ पर सेम है। तो जब सेम होंगी तो वो हमारे पास वाइट कलर आएगा। और इसी तरह डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसमें हम वार्म कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डे लाइट कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्रीन कलर क्या होगा, इसी तरह सारे कलर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा डायग्राम है जिससे हम सारे कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और उनकी इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इससे हम क्या कुछ देख सकते हैं। अगर हम कलर की मिक्सिंग देखना चाहते हैं तो वो हम बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और उसका तरीका क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर एक कलर लेते हैं, अगर ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं मिक्स करना चाहता हूँ, कोई रेड कलर है उसके साथ, तो यहाँ से मैंने वो पॉइंट लिया, तो वो कौन कौन से कलर्स होंगे जो कि इन दोनों कलर्स के कम्बिनेशन से बन सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होगा कि मैं यहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ तो इस स्ट्रेट लाइन के साथ जो भी कलर्स आ रहे हैं इसके दरमियान में, तो वो सारे शेड्स आ सकते हैं। तो ये डिफरेंट शेड्स इधर से जनरेट हो सकते हैं। सेम इसी तरह अगर मैं कोई और पॉइंट लेता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन 3 कलर्स को आपस में कंबाइन करने से कौन से शेड्स बन सकते हैं, तो वो सिंपल ये होगा कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, स्ट्रेट लाइन ये लगाता हूँ, तो इस ग्रीन कलर और इस लाइट ब्लू कलर के दरमियान जितने भी शेड्स आ रहे हैं वो इन इंटेंसिटीज़ को चेंज करने से आ रहे हैं। और अगर हम साथ में ये वाले लाइन लगा दें तो जो लाइट ब्लू और लाइट रेड कलर के दरमियान जो इंटेंसिटी चेंजेस आ रही हैं तो वो ये शेड्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों को चेंज करते जाएंगे तो वो सारे वैल्यूज़ इस ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, तो वो सारे कलर्स जो हैं वो इसमें शेड्स आ सकते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट कलर्स के पॉइंट्स ले सकते हैं और उनके आपस में वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं कि अगर ये ग्रीन है और ये लाइट येलो कलर है तो इसके दरमियान कौन से शेड्स आ सकते हैं। डिफरेंट किस्म के हम कम्बिनेशंस लेकर उन कलर्स के शेड्स चेक कर सकते हैं और पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं। सेम इससे हमारे पास दूसरे क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। मिक्सिंग वाइट लाइट टू द सैचुरेटेड कलर। अब ये जो बाउंड्री है हमने ये देखा कि इसमें सारे सैचुरेटेड कलर्स आ रहे हैं। मतलब ये कि ये कोई ग्रीन कलर है तो इससे ज़्यादा ग्रीन नहीं हो सकता, ये हमारे पास द मोस्ट ग्रीन कलर होगा और ये हमने ऑलरेडी इसकी वैल्यू देखी थी। सेम इसी तरह रेड की वैल्यू है तो वो ये वाली आ रही है और सेम इसी तरह ब्लू की वैल्यू आ रही है।
तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। सेम ऑल बाउंड्री के ऊपर सारे ये वो वाले कलर्स हैं जिसकी सैचुरेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब उस कलर की सैचुरेशन उसकी सबसे ज़्यादा होगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस एक पर्टिकुलर कलर के कितने शेड्स हो सकते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये एक लाइट ग्रीन कलर है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके कितने शेड्स आ सकते हैं। तो जो हमने पॉइंट देखा था कि जो जहाँ पर सब कलर के इंटेंसिटीज़ जो हैं वो सेम है, इक्वल हैं, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं और जो कलर है एग्जैक्टली उसको यहाँ तक लेकर आते हैं। तो अब ये जो लाइन हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को देखते हैं और इसमें जो भी शेड्स आएंगे वो सारे उसके कलर के शेड्स आ सकते हैं। सेम इसी तरह हम अगर इस पॉइंट को लेते हैं और ये ब्लू के डिफरेंट शेड्स में चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इस ब्लू से वाइट तक जितने भी हमारे पास शेड्स आ रहे हैं वो इस ब्लू के शेड्स हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो हम इस कलर के मिक्सचर को देख सकते हैं कि वो जो ब्लू कलर है उसके कितने लाइट शेड्स हो सकते हैं और वो सबसे डार्क जो है वो उस बॉर्डर के ऊपर होगा। तो अब ये बेसिक दो हमारे पास अप्रोचेस हो गए। एक तो ये कि हम मल्टीपल कलर्स की कम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, कलर्स को कैसे मिक्स कर सकते हैं, और दूसरा ये कि एक कलर के हमारे पास कितने शेड्स आ सकते हैं और उसमें जो सैचुरेशन है वो कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब उसमें वाइट कलर हम कितना ऐड कर सकते हैं। और साथ में हमने ये भी देखा कि ये जो इसके बॉर्डर्स हैं इसमें हमारे पास उसके एक्सट्रीम सैचुरेटेड कलर्स हैं। अब अगर हम जो RGB की वैल्यूज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करें और उनकी बेसिस पर हम उनको ड्रॉ कर लें, जो कि ब्लू कलर ऑलमोस्ट यहाँ पर आता है, रेड कलर यहाँ पर आएगा और जो ग्रीन कलर है वो इधर कहीं पर आएगा। अगर हम इनको कंबाइन कर लें जो कि ये वैल्यूज़ हैं G और B और R की, तो हम देखते हैं कि ये जो RGB है इसके सिर्फ ये वाले पॉसिबल कलर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ये शेड्स जो हैं अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ इस तरह का हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगा। अब ये ट्रायंगल अगर हम देखें तो ये सारे कलर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इस ग्रीन जो है वो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, ब्लू यहाँ तक आ सकता है और रेड जो है यहाँ तक आ सकता है RGB की सिचुएशन में। जब हम ये RGB वैल्यूज़ लेते हैं जो कि हमारे लिए मॉनिटर्स और प्रिंटर्स के लिए पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो अब इनके दरमियान जो भी कलर्स की शेड्स आएंगे, प्रॉपर्टीज़ आएंगे, हम सिर्फ इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे कलर्स को RGB के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। और वो लिमिटेशंस क्योंकि जो हमारे पास प्रिंटर्स हैं और जो मॉनिटर्स हैं उसके हार्डवेयर की बेसिस पर हैं। सो हमारे पास कलर के मॉडल क्या हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं। RGB मॉडल, हाँ, हमने ऑलरेडी देखा कि RGB क्या है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके और कुछ और डिटेल देखेंगे अभी। एक RGB मॉडल है जो नॉर्मली हम मॉनिटर्स के लिए यूज़ करते हैं। SMY मॉडल है जिसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं और वो हम प्रिंटर्स के लिए यूज़ करते हैं। जिसमें साइन, मैजेंटा और येलो कलर है। तो हमारे पास इसी तरह और इसी का एक्सटेंशन है जो कि SMYK के नाम से है और उसमें हम ब्लैक कलर भी यूज़ करते हैं। और हमारे पास एक और मॉडल है HSI कलर मॉडल जिसमें हम ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस या इंटेंसिटी जो है या ब्राइटनेस जो है हम उसको देखते हैं। और ये टोटली डिपेंड करता है हमारे परसेप्शन के ऊपर। तो HSI जो कलर मॉडल है वो नॉर्मली हमारे विजुलाइजिंग के लिए होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे विजुलाइज करते हैं, या एप्लीकेशन पे टोटली डिपेंड करता है। तो हम इनमें से चंद कुछ देखेंगे और साथ में हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो RGB मॉडल जो है, हम RGB मॉडल को सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू। और वो क्या हो सकता है कि अगर हम इनको
नॉर्मलाइज करें। नॉर्मलाइज का मतलब ये कि कोई भी एक वैल्यू जिसके हाईएस्ट वैल्यू हम उसको 1 रख सकते हैं। अगर रेड RGB है तो R की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं अगर हम उसको 0 रखेंगे तो ये प्योर रेड कलर होगा, ठीक है। सेम इसी तरह जो G है, G की वैल्यू हम 1 रखते हैं और बाकी 2 0 रखते हैं तो ये प्योर ग्रीन कलर होगा। और सेम इसी तरह अगर ब्लू है तो हम 0 0 रखते हैं और 1 वैल्यू रखते हैं। अब क्योंकि अगर हम इन को क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो बाकी पॉइंट्स हैं इसके उनको हम डिफरेंट जो हमारे पास कम्बिनेशंस बन रहे हैं ब्लू और रेड का, तो वो जो मेजेंटा कलर आ रहा था उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पॉइंट के साथ। सेम इसी तरह हमने जब देखा था कि अगर हम डिफरेंट कलर्स कंबाइन करते हैं जिसमें मेजेंटा, येलो और साइन कलर हैं, अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो उससे वाइट कलर आ जाता है। अब इस वाइट कलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट के साथ। और इसी तरह हमारे पास जो ब्लैक कलर है वो हम इस फर्दर अवे जो कॉर्नर है इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम ग्रे लेवल को डिफाइन करेंगे तो ग्रे लेवल जो है, जो ब्लैक से वाइट की तरफ इनके दरमियान में जो ये लाइन आ रही है तो ये वो वाली लाइन होगी, इसके शेड्स होंगे। तो हम इसको सिंपली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं इसका मॉडल। अब अगर हम इसको कलर्स की फॉर्म में देखना चाहते हैं, जो यहाँ पर हमने ग्रीन, ब्लू और रेड देखे थे, तो यहाँ पर रेड हो गया, यहाँ पर ग्रीन हो गया और यहाँ पर ब्लू हो गया और बाकी उनके कम्बिनेशंस हो गए। तो इनको हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट तरीक़ों से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि हम उसको 24 बिट कलर्स के साथ रिप्रेजेंट करें और उसको हम नॉर्मली कहते हैं कि ये ट्रू कलर है। ट्रू कलर सपोर्ट्स 24 बिट फॉर 3 RGB कलर्स। इट प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड स्टोरिंग ग्राफिकल इमेज इंफॉर्मेशन in an RGB color space such that a very large number of color shades and hue can be displayed in an image, such as in high quality photograph, image or complex graphics. Usually true color is defined to mean 256 shades of red, green and blue for a total of 2 to the power 24। ये जो है यहाँ पर पावर ऑफ 24 आएगा, ठीक है। और वो ऑलमोस्ट जो है उसकी वैल्यूज़ जो है हमारे पास मिलियंस में आएंगी। सो द ह्यूमन आई कैन डिस्क्रिमिनेट अप टू द 10 मिलियन कलर्स। हम जो डिफरेंट 10 मिलियन कलर्स हैं हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस वजह से जब हम 24 बिट RGB कलर की बात करेंगे तो वो एक्चुअली क्या होगा, हम RGB की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 to the power 24 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम इस क्यूब को सेफ RGB कलर क्यूब में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये जो शेड्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम इसको लिमिटेड करना चाहते हैं कि एक वाइट कलर जो है वो किस रेंज में हो सकता है। तो अगर हम उसको करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सेफ RGB कलर क्यूब है। तो यहाँ पर हमारे पास वाइट आ गया, सेम इस तरह रेड आ गया। अब इस रेड से अगर हम फर्दर अवे जाएंगे तो वो रेड के डिफरेंट शेड्स होंगे और साथ में कम्बिनेशन ऑफ येलो होगा। अब अगर हम मल्टीपल क्योंकि कलर्स ले सकते हैं, मल्टीपल लेवल्स ले सकते हैं, तो हर एक अगर जितने ज़्यादा लेवल्स लेंगे ज़ाहिर है वो जो चेंजेस हैं कलर में वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। लेकिन जब हम लेवल्स कम लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चेंजेस हैं वो बहुत कम हो रही हैं, बहुत बड़े टाइम के बाद एक कलर चेंज हो रहा है। तो हम इसको सिंपली क्योंकि ये क्यूब है तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो ब्लैक एरिया है अब यहाँ पर आ गया है और रेड जो है वो इस तरफ आ गया है, तो हम इसको टोटली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमने कोई कलर डिस्टिंग्विश करना है कि वो कौन सा कलर है, तो वो डिपेंड करता है कि हम क्यूब में कौन से लेवल पर हैं, और वो लेवल्स जो हैं
क्योंकि 0 से 1 के दरमियान है, तो हम 0 से 1 के दरमियान उस पॉइंट्स को लेते हैं और फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस जगह पर कौन सा कलर आएगा और उसमें कौन कौन से कलर्स के शेड्स होंगे और उसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी। तो हम मल्टीपल वैल्यूज़ ले सकते हैं। अगर तो हमारे पास 256 बाई 256 है, तो इसका मतलब ये कि हम ये जो वैल्यूज़ ले रहे हैं ये 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज़ हैं। और सेम इसी तरह अगर हम 0 से 1 के दरमियान ले रहे हैं तो हमारे पास ये शेड्स डिफरेंट आ जाएंगे। हम जब कलर के शेड्स देखते हैं RGB की सिचुएशन में, तो RGB की सिचुएशन में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं इमेज को, तो यहाँ हम देखते हैं कि सारे कलर्स अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इमेज हमारे पास कुछ इस तरह विजिबल होगा। लेकिन जब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ रेड कलर रिप्रेजेंट हो, तो हम बाकी जो सारे कलर्स हैं उसको निगलेक्ट कर देंगे और सारे वैल्यूज़ जो हैं उसकी वैल्यू हम रेड रख लेते हैं। सेम इसी तरह अगर हम ग्रीन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बाकी सारे वैल्यूज़ को 0 कर लेते हैं और ग्रीन की वैल्यूज़ को हाई कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम ब्लू को देखना चाहते हैं तो ब्लू के लिए भी हमारे पास सिर्फ ब्लू कलर के वैल्यूज़ को हम हाई कर लेते हैं, बाकी सारे 0 कर देते हैं। इसको हम आगे और भी डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लेक्चर को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह हम डिटेल से कलर्स की प्रॉपर्टीज़ या मॉडल्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने कलर इमेज प्रोसेसिंग देखा कि हम कलर इमेज प्रोसेसिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरी है कि हम इनको अंडरस्टैंड करें। फिर हमने उसके बाद ये देखा कि अगर तो कलर इमेज प्रोसेसिंग हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही है तो हम कलर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास प्राइमरी कलर्स हों जिनकी कम्बिनेशन से हम मल्टीपल कलर्स डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं RGB, और उससे फिर हम आगे सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं उनकी कम्बिनेशन से। प्राइमरी कलर्स डिपेंड करता है कि आप कौन से सिस्टम के अंदर हैं, किस सिस्टम के बेसिस पर आप प्राइमरी कलर देखना चाहते हैं। तो अगर हम ह्यूमन परसेप्शन से देखते हैं तो फिर प्राइमरी कलर हमारे पास RGB आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास अगर हम RGB लेते हैं तो कलर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम कलर्स को कंबाइन कैसे करते हैं। हमारे पास जो उसका मॉडल आता है उससे हम मल्टीपल कलर्स के शेड्स कैसे देख सकते हैं, उनको आपस में मिक्स कैसे कर सकते हैं। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक कलर का शेड क्या है तो वो हम उस मॉडल के थ्रू डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास क्रोमेसिटी डायग्राम है जिसकी बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कलर्स हैं वो एक ख़ास X और Y डायरेक्शन में है, और अगर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ की फॉर्म में तो उससे हमें बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है कि कौन से कलर्स हैं जो कि एक्सट्रीमली सैचुरेटेड हैं और उसकी इंटेंसिटी सबसे हाई है, और कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं जो कम हैं। और उसके बाद हमने आज ये देखा कि जो RGB कलर्स हैं उसका मॉडल क्या है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने ये देखा कि हम उसको एक क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हम उसको क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम डिफरेंट लेवल्स डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और वो लेवल्स जो हैं वो एक्चुअली उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हम R की वैल्यूज़ कितनी रखना चाह रहे हैं, G की और B की कितनी वैल्यूज़ रखना चाह रहे हैं। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।